नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी लंबे समय से फैकल्टी की शॉर्टेज से जूझ रहा था। अभी हाल ही में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर एडवर्टीज़मेंट निकाल दिया है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का। इनसे जुड़े मुद्दों के बारे में बातचीत करने के लिए आज मेरे गेस्ट हैं विनोद कुमार, जो कि एक स्टूडेंट लीडर है। विनोद जी, आपका स्वागत है। हाँ, आपका शुक्रिया। अच्छा विनोद, ये बताइए कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी वैसे तो हरियाणा की हर यूनिवर्सिटी में एक बड़ी दिक्कत है, टीचर्स हैं नहीं, फैकल्टी मेंबर्स हैं नहीं। तो आप ये बताइए, जो एमडीओ ने अभी पहल की है, इसको आप कैसे देखते हैं? बड़े लंबे समय बाद हुआ है, कैसे देखते हैं? देखो, जो यूनिवर्सिटी ने अभी भर्ती करने का जो फैसला किया है, इसमें 11 सीनियर प्रोफेसर और 21 एसोसिएट प्रोफेसर की जो भर्ती, वो अच्छी बात है। हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं। यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा निर्णय लिया कि क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी टॉप में आती है, कुरुक्षेत्र के बाद इसी का नंबर होता है फैकल्टी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज, और हरियाणा में जानी मानी यूनिवर्सिटी और इस इलाके की सबसे लोकप्रिय यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी ने काफ़ी चीज़ों में अपना अपना नाम कमाया है। वो अलग अलग क्षेत्रों में, खेल के में या फिर एकेडमिक में अच्छा नाम कमाया, लाइब्रेरी के मसले में। और ये इसलिए हम इस भर्ती का स्वागत करते हैं, इस जो भर्ती निकाली है। तो विनोद, ये मैं जानना चाहूँगा कि फैकल्टी ना होने की वजह से, क्योंकि आप स्टूडेंट लीडर हैं, बार बार इश्यूज़ को उठाते रहते हैं, ज्ञापन भी देते रहते हैं अथॉरिटीज़ को, तो आप ये बताइए कि बिना फैकल्टी के स्टूडेंट्स क्या क्या दिक्कतों का सामना करते हैं? देखो, हम सीधी एक बात करेंगे। एमडी यूनिवर्सिटी में लास्ट भर्ती 2017 में हुई थी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की। उस भर्ती के बाद अभी 2024 आ गया, लगभग 7-7.5 साल बीत चुके हैं उन भर्तियों को, और उसके बाद ये भर्ती हो रही है। और आज भी जो एमडी यूनिवर्सिटी है, ये 44% स्टाफ के साथ चल रही है। यानी इसमें देखेंगे तो वर्कलोड है जो टीचरों का, वो खासकर रिसर्च स्कॉलरों पे आ जाता है। वो अपनी रिसर्च का काम छोड़ के क्लास के काम में इंगेज हो जाते हैं, और वो एक दायित्व भी बन जाता है। जब वहाँ बच्चे हमारे ही परिवारों से आते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना भी हमारा भी दायित्व बनता है। और इसकी वजह से अगर भर्ती नहीं होंगी यूनिवर्सिटियों के अंदर, एक तो पढ़ाई जो है उसकी क्वालिटी गिरेगी, क्योंकि आज के टाइम से गवर्नमेंट के द्वारा एकेडमिक कामों की ज़्यादा प्राथमिकता, अलग अलग काम दे दिए गए हैं पढ़ाई के अलावा। कोई और भी सर्वे करना है, ये सर्वे करना है, इस वजह से टीचरों को ज़्यादा इन्वॉल्व वहाँ रखा जाता है। तो इस वजह से क्लासेज नहीं लग पाती, और फिर टीचर कम ऊपर से यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी बड़े हिस्से में टीचर कम है, तो आप अनुमान लगा सकते हो क्लासेज किस लेवल की लग रही होंगी। इसलिए भर्ती ज़रूरी है कि पढ़ाई रेगुलर हो पाए, और एक अच्छी नाम भी कमाएगी यूनिवर्सिटी। अगर टीचर पूरे होंगे, पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी, रिसर्च का काम बढ़ेगा, और रिसर्च के काम के साथ साथ स्कॉलरों की संख्या भी बढ़ेगी। अगर भर्ती होगी तो वहाँ स्कॉलर और आएंगे, ज़्यादा आएंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर 4 स्कॉलर रिसर्च करवा सकता है 4 बच्चों को, और असिस्टेंट 6 को और सीनियर 8 को। तो इस हिसाब से उनकी भी संख्या बढ़ेगी, रिसर्च के मसले में काम बढ़ेगा यूनिवर्सिटी का। लेकिन ये भर्ती अब जो हो रही हैं, उन पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो भर्ती आई है, ये अच्छी है। हमारे एमडी यूनिवर्सिटी में अभी भी 34 डिपार्टमेंट में 157 टीचरों की ज़रूरत है। और अभी हम ये मान रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर एक प्राथमिक कड़ी होती है टीचर की, बच्चों से भी के लिए भी, और हमारे जैसे जो स्कॉलर हैं, या हम नेट जीआरएफ क्वालिफाइड करे हुए और भी बहुत सारे लोग हैं, जो एक बड़ा लंबे टाइम से हम वेट में बैठे थे कि भर्ती आएगी, हम फॉर्म भरेंगे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने ये निर्णय किया कि हम एसोसिएट की और सीनियर प्रोफेसर की भर्ती करेंगे। उस निर्णय को अच्छी बात है, अच्छा काम किया, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की पहले भर्ती करनी चाहिए थी। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती इसलिए क्योंकि जो संख्या 157 जो बनती है वो घट जाएगी, क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर अगर पहले हो गए तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2017 में लगे थे, उनका जो प्रमोशन की बात आएगी तो उनका प्रमोशन रुक जाएगा। अभी उनको 8 साल होने वाले हैं, तो 8 साल का होता है कि 8 साल के बाद उनके प्रमोशन शुरू हो जाते हैं। अलग अलग वो क्राइटेरिया होता है, उस पर आज हम बात नहीं कर रहे, लेकिन उस क्राइटेरिया के अनुसार उनके प्रमोशन रुकेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो कम, उनकी जो संख्या है वो कम हो जाएगी। इसलिए हम मांग करें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी इसके साथ निकाली जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो ये भर्ती निकाली है अभी, इसके अंदर जो ये 32 पोस्टें आई हैं, ये लंबे टाइम से यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्ट केस चल रहा था भर्तियों को लेके। जो हमारे जो एससी जो रिजर्वेशन है, ओबीसी जो रिजर्वेशन है, उसको लेके कि वो काफ़ी बार हर चीज़ में हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर
लागू आधा अधूरा सा होता है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता। उसकी वजह से काफ़ी लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिसका API स्कोर अच्छा है और है। तो डिमांड हुई कि जब से यूनिवर्सिटी बनी है 76 से, उस टाइम से बैकलॉग के अनुसार भर्ती की जाए। अब कोर्ट ने निर्देश दे दिया लंबे टाइम से, कोर्ट की वजह से भर्ती नहीं आ रही थी, कोर्ट में केस चल रहा था। अब कोर्ट का केस सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इस नोटिफिकेशन से पहले कम से कम ये बताना चाहिए था कि ये भर्ती जो बैकलॉग है उसके अनुसार कर रहे हैं और बैकलॉग के अनुसार कर रहे हैं और या फ्रेश भर्ती कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आउट करने चाहिए थे यूनिवर्सिटी को कि ये भर्ती किस आधार पे। दूसरी चीज़, ये भर्ती कर रहे हैं, जो कोर्ट का डिसीजन आया था, यूनिवर्सिटी चुपके से जो भी है उसके अंदर चुपके से अपने दरवाजे के अंदर ही अपने लोगों को भर्ती करके वो करना चाह रही है। जो कोर्ट का रूल है उसको पब्लिश करो, बच्चों को भी, स्कॉलरों को भी और टीचरों को भी पता लगना चाहिए कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, क्या कॉपी आई है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के पास है ना वो रूल। तो क्या क्राइटेरिया बनाया कोर्ट ने, क्या क्राइटेरिया के अनुसार दिशा निर्देश दिए हैं, तो क्राइटेरिया दिशा निर्देश पब्लिकली होने चाहिए थे। तो एक खामी है, वो पब्लिक होने चाहिए सबसे पहली चीज़। फिर ये जो भर्ती आई है इसके अंदर जो रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, अब ये नहीं पता लग रहा कि जो भर्ती बनाई हैं सीनियर और असिस्टेंट प्रोफेसर की 32 पोस्टें हैं, उसमें अगर ये बैकलॉग के अनुसार है तो EWS तो 2016 में लागू होता है हरियाणा के अंदर, जब एक रिजर्वेशन के सवाल को लेकर आंदोलन होता है जी, उसके बाद लागू होता है। SBC बनाया था उस समय, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, हाँ, जो बाद में EWS बन गया है। हाँ, तो वो तो उसके बाद लागू होता है। तो उसके अनुसार तो EWS की एक वैकेंसी भी नहीं बनती है, लेकिन EWS की बना रखी। अगर ये बैकलॉग के अनुसार है तो OBC जो कैटेगरी है उसकी तो भर्ती ज़्यादा बने। तो टोटल ऑफ नंबर देखेंगे अलग अलग भर्तियों के, उसके हिसाब से निकालें तो ज़्यादा बनती है। तो किस आधार पे ये बैकलॉग या रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया गया है, वो एक क्लियर स्टेप यूनिवर्सिटी को अपना देना चाहिए। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि इसको लेकर के ट्रांसपेरेंसी की और ज़रूरत है। जो भी कोर्ट के ऑर्डर हैं, जो भी मुख्य बातें हैं, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड होनी चाहिए, ताकि जो कोई भी भर्ती का इच्छुक है उसको हर बात का पता होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हमारी यही डिमांड है। जो कोर्ट के रूल है, जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है, जो क्राइटेरिया कितनी पोस्टों के बाद रिजर्वेशन निर्धारित है कर रही है यूनिवर्सिटी, वो सारी चीज़ें पब्लिश होनी चाहिए, गाइडलाइन के अंदर होनी चाहिए, ताकि कोई, अब क्या है कि कोई फॉर्म भी भरे, पैसे भी लगे, लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अभी ऐसा PhD एडमिशन के अंदर भी हम देख रहे हैं। तो इसीलिए इसको स्वायत्ता से, अगर यूनिवर्सिटी खुद एक बॉडी है, खुद के फैसले लागू होते हैं, इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट का दखलंदाजी नहीं है। तो यूनिवर्सिटी की जो बॉडी है उसने इस निर्णय को दोबारा से विचार विमर्श करते हुए इन रूल्स को पब्लिक करना चाहिए, कोर्ट के दिशा निर्देश को, एक डिमांड। और दूसरी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी साथ साथ करनी चाहिए। एक समय था कि जब आप नेट कर लेते थे तो ये मानो कि आपकी गवर्नमेंट नौकरी पक्की हो जाती थी। आप नेट से आगे JRF भी कर लिया तो उसका मतलब आपसे होशियार बच्चा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो युवा हैं आप जैसे, जिन्होंने नेट भी कर रखा है, JRF भी कर रखा है और हर क्राइटेरिया मीट कर रखा है, और उनके परिवार वालों ने उन पर इतना पैसा, इतना समय लगाया है, और जब उनको नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि भर्ती नहीं निकलती है, तो उसके कारण किस तरह का फ्रस्ट्रेशन यूथ के अंदर है? देखिए, अगर हम रोज़गार के सवाल पे बात करेंगे, अब बहुत सारे लोग अलग अलग सब्जेक्ट में नेट JRF क्वालिफाइड, और लाइब्रेरी के अंदर आप जाओगे तो बहुत बड़ी भीड़ मिल जाएगी। किसी से पूछोगे भाई हम तो उम्मीद कर रहे थे यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी, मास्टर डिग्री है, नेट JRF है, उसका रिसर्च पेपर छपे हुए हैं, API स्कोर भी अच्छा होगा, कई लोगों ने अलग अलग तरीके की वर्कशॉप। लेकिन इससे जो नौजवानों के ऊपर दबाव बनता जा रहा है, एक तो उम्र जो वो बढ़ती जा रही है, नौकरी के बिना आज हरियाणा में बड़ा एक कल्चर पैदा हो गया कि शादियाँ नहीं हो, क्योंकि शादियाँ इन सेंस कह सकते हैं कि लड़के थोड़े लड़कियों से कम हायर एजुकेशन में आते हैं। लड़कियाँ देखेंगे तो यूनिवर्सिटी के अंदर 70% लड़कियाँ हैं इस हायर एजुकेशन के अंदर। उस बदौलत से हरियाणा में क्राइसिस पैदा हो गया, शादियाँ ना होना, और फिर जो परिवारों का आर्थिक जो शोषण है वो बढ़ता जा रहा है कि उनके पास इनकम सोर्स नहीं है। जो इनकम सोर्स था वो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर लगा दिया। इसलिए ये जो चीज़ें हैं, तो नौजवानों के ऊपर एक मानसिक दबाव है, काफ़ी लोग इससे प्रताड़ित हो रहे हैं और वो काफ़ी मनोवैज्ञानिक दिशा से अपने खो चुके हैं अपने आप को। तो इसलिए सरकार को भी
और यूनिवर्सिटियों में जो एक दो दो पोस्ट आ रही हैं, तो ये अच्छे से एक साथ बड़ी भर्ती करें ताकि हर बच्चा भाग ले सके। अब एक पोस्ट आएगी तो उस पर तो बच्चे ये भी सोचेंगे मेरा नंबर आना नहीं, पता नहीं किसका आएगा, सिफारशी होगा, क्या होगा। चाहे वो सिफारशी ना भी हो, लेकिन एक पारदर्शिता नहीं होती है एक भर्ती के अंदर। तो बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे ये पूरी भर्ती करनी चाहिए। जहाँ तक यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन बार बार यही कहता है कि जो कोई भी भर्ती करेंगे पूरी ईमानदारी से, पूरी ट्रांसपेरेंसी से हम भर्ती करेंगे। लेकिन फिर भी एप्लीकेंट्स को या बाहर वाले लोगों को विश्वास नहीं होता है कि हरियाणा जैसे प्रदेश में संभव नहीं है। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन अगर हमारे इस इंटरव्यू को देख रहा हो तो वो ऐसा क्या करे कि स्टूडेंट्स को, एप्लीकेंट्स को विश्वास हो जाए कि पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी से भर्ती हो रही है। देखो मेरा तो ये मानना है, जैसे अभी हमारे ECA कोई बॉडी होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर टीचर भी होते हैं, डिपार्टमेंट के HOD, डीन, फैकल्टी, अलग अलग तरीके के नॉन टीचिंग के भी कुछ लोग उसमें नॉमिनेट किए जाते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स के पक्ष को देखते हुए या फिर रिसर्च स्कॉलर के भर्तियों के सवाल को लेके कोई एक स्कॉलर नॉमिनेट करना चाहिए ताकि उनसे भी राय ली जाए कि बच्चों के बारे में, कि स्कॉलरों की क्या समस्या है, वो किस तरीके से फील कर रहा है इस भर्ती के अंदर, वो क्या समझते हैं, या फिर एडमिशन प्रक्रिया के अंदर जो भी निर्णय है फीडबैक लेना चाहिए। फीडबैक स्टूडेंट्स से लेना चाहिए। उनको भी नॉमिनेट उस EC के लिए एक या दो लोगों को नॉमिनेट करना चाहिए क्राइटेरिया के अनुसार। तो विनोद जी से हमने जो बातचीत की उसमें मुख्य बात ये निकल के आई कि हालांकि यूनिवर्सिटी ने इस बात को समझते हुए कि फैकल्टी की शॉर्टेज है और इस शॉर्टेज को जल्दी से जल्दी मीट किया जाए, सीनियर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती निकाली है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उनकी शादी की उम्र भी हो रही है और उनके पेरेंट्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन उनके साथ हैं, उनके सामने हैं। तो जो कोई भी हमारा वीडियो देख रहा हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपनी राय भी रख सकते हैं। और आपके पास ऐसा कोई मुद्दा है जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। नमस्कार।